इसमें हम एक तरीके से ट्यूमर्स के बारे में बातचीत करेंगे। दोनों तरीके के ट्यूमर्स चलेंगे हमारे। एक तो जो मिडिल ईयर में ट्यूमर होता है उसके बारे में, तो ग्लोमस ट्यूमर कहते हैं। एक्सटर्नल कैनाल में ट्यूमर रहता है की तरह एक्सोटोसिस हो जाता है उससे, मतलब एक्सटर्नल कैनाल का ट्यूमर। और उसके अलावा जो लास्ट में रहता है हमारा ऑकोस्टिक न्यूरोमा, जो कि एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड ट्यूमर है। तो इसलिए तीनों जगह जो ट्यूमर है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ट्यूमर वाला सेक्शन है एक तरीके से। एक इसका है तेरे से ट्यूमर वाला सेक्शन है हमारे पास। हेडिंग किसकी, मैं सीधे खाली ट्यूमर डाल लूँ, मैं वैसे ईयर वगैरह डाल सकता हूँ मैं तो खाली होने को। तो पर ये है कि उतना ज़्यादा सूट नहीं बैठेगा वो। ये ट्यूमर में बात करें जाए तो पिन्ना वगैरह वाले ट्यूमर को जो होते हैं ज़्यादा स्किन से रिलेटेड ट्यूमर होते हैं, उसको आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्किन वाले ट्यूमर आते हैं, बेसल कार्सिनोमा, स्क्वेमोस कार्सिनोमा, कोई मतलब है नहीं इनको मेंशन करना। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में बातचीत करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, हमारे पास देखते हैं तो ऑस्टियोमा रहता है जो कि सिंगल रहता है। और एक तरीके से क्या रहता है, एक्सोटोसिस रहता है जो कि मल्टीपल रहता है। ये है इसमें। और उसकी सिंगल और सुपरफिशियल रहता है। और उसके अलावा एक्सोटोसिस रहता है इस तरीके से मल्टीपल। और कैसा रहता है, इस तरीके से डीप रहता है। ये इसमें और कुछ खास जानने को है नहीं है। मेन जो आता है इससे दो चीज़ आएंगे, तो इसी में आएगी दो चीज़ें, तो ग्लोमस ट्यूमर और इस तरीके से आता है और ऑकोस्टिक न्यूरोमा। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा ग्लोमस ट्यूमर का। ग्लोमस ट्यूमर की बात करें चले तो अकेला की बात, तो किस जगह का ट्यूमर है, मिडिल ईयर का ट्यूमर है। तो एक्सटर्नल ईयर तक कहाँ पहुँच गया, मिडिल ईयर पे। तो मिडिल ईयर पे जो ट्यूमर होता है एक्सटर्नल, जिसमें ग्लोमस ट्यूमर आता है, तो मिडिल ईयर पे याद रखते हैं तो तीन चीज़ें रहती है मिडिल ईयर पे। तो मिडिल ईयर में बात करते हैं तो जहाँ पे ये ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन होता है इसका पैरागैंग्लियोनिक सेल। पैरागैंग्लियोनिक सेल कौन से सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है हमारी पैरागैंग्लियोनिक सेल। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से सिंपैथेटिक प्लेक्सस जहाँ जहाँ पे बनना होगा, एक तरीके से वहाँ से एक तरीके से ये ओरिजिन होगा एक तरीके से। ठीक है। तो इसलिए मेन जो इसके ओरिजिन होते हैं एक तरीके से दो जगह माने जाते हैं। एक तो एक होता है हमारा एक तरीके टिम्पेनिक प्लेक्सस से, और एक तरीका से होता है मतलब जूलर वाल्व वाला एरिया। ठीक है। तो यदि इसके तरह होते हैं, यदि टिम्पेनिक प्लेक्सस हमें बताने होती है, प्रोमोटर पे बनता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और एक तरीके से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो प्लेक्सस आता है उससे मिलके बन जाता है। ये चाहिए मैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आता है। तो ये टिम्पेनिक प्लेक्सस, ये स्पेम टिम्पेनिक वैल्यू किस पे आता है, प्रोमोटरी पे। थोड़ी बहुत एनाटॉमी भी याद होनी चाहिए। टिम्पेनिक प्लेक्सस कितने लिख देता हूँ मैं, प्रोमोटरी टिम्पेनी वैसे प्रोमोटरी पे हो रहा है ओरिजिनल, तो उसका नाम क्या होगा इस तरीके से, उसका रहेगा हमारा ग्लोमस टिम्पेनिकम। ये और यदि ये ओरिजिनल होता है हमारे जुगुलर वाल्व वाले एरिया से, इसको क्या कहेंगे, ग्लोमस जुगुलरे। तो ये तरीके ग्लोमस टिम्पेनिकम, ग्लोमस जुगुलारे लारे कहते हैं, जुगुलारे। ये इस प्रकार हमारे दो टाइप रहते हैं। ये चाहिए इसकी। तो इसमें बात की चलें और चीज़ें क्या मिलेंगी, तो इसमें बात कर रहा हूँ मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिम्टम्स की, सिम्टम मेन चीज़ है इसके लिए। सिम्टम या एक तरीके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये मेन पॉइंट है इसका, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जानना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक तो एक्सरे लोकल लेवल पे होंगे इतनी, उसकी बात करेंगे। और स्प्रेड यदि हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम क्रिएट करेगा उसकी बात करेंगे। तो यदि एक तरीके से लोकल लेवल पे प्रेजेंट है, इस तरीके से लोकल, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे लोकल सिम्टम।
लोकल सिम्टम जो हमको देखने में मिलता है, वो सबसे बड़ा जो इसमें सिम्टम आपको पता होना चाहिए, वो एक तरीके से हमारा पल्सेटाइल टिनिटस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि याद रखना चाहिए पल्सेटाइल टिनिटस। अब पल्सेटाइल टिनिटस क्यों देखने को मिल रहा है, ये भी सोचेंगे, क्योंकि आप ये पल्सेटाइल जो हमने टिनिटस की जब भी हमने बात करी थी, वो बात करी थी कि एक तरीके से ये कोक्लियर रीजन में देखने को मिल रहा था, हेयरिंग लिए कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में नहीं देखने को मिल रहा था। इसमें जैसे हियरिंग लॉस होता है, हमारा कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है, कोई कोकलिया या उसमें उससे आगे रेट्रोकोक्लियर डिफॉर्मिटी तो है नहीं है। कौन सा लॉस है, हमारा कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, उसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि पल्सेटाइल टिनिटस का मतलब क्या होता है कि ज़बरदस्ती उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इसमें मान के चले जो हमारा ट्यूमर था, जैसे मैं बता दूँ एरिया था यहाँ पे, जैसे जुगलर वाल वाला एरिया है, या इस तरीके से कैरोटिड प्लेक्सस जा रहा एरिया है, वहाँ से ट्यूमर हुआ ग्रोथ करके आ गया मिडल ईयर में। तो मिडल ईयर में तो ये साउंड है, इतनी बूंद तो ही है ना यहाँ पे, तो ये एक तरीके से तो पल्सेशन होगी, तरीके से क्या मिलेगी, पल्सेशन में इतनी ब्लड बहेगा, ब्लड बहने पे से इंटरनल कैरोटिड में ब्लड बह रहा है, तो वो इस तरीके से बोन टकरा रहा है ट्यूमर के जरिए, इस तरीके से कनेक्टिवेशन बन गया ना साउंड का एक तरीके से, क्योंकि हमारी पल्स चलती है उसकी भी साउंड चलती है एक तरीके से, हम हाथ पे महसूस करते हैं, हाथ पे महसूस करते रहते हैं हम साउंड अपनी, जैसे यहाँ पे एक तरीके से साउंड महसूस हो जाती है हमको अपनी, वही पल्स महसूस हो रही है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे में तो वो कान में तो बहुत ज़्यादा हमारे शार्प है, इतनी सेंसरी ऑर्गन है, इतनी स्पेशल सेंसरी, तो वो तो और ज़्यादा अच्छे से सेंस को महसूस कर लेगा, जिसके कारण हमको क्या इतनी पल्सेटाइल टिटनेस देखने को मिलती है। क्या ये पल्सेटाइल टिटनेस क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कितना बेस में, कनेक्शन बिल्ड क्या कहते हैं, ट्यूमर के तो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, ये पल्सेटाइल टिटनेस हमको देखने को मिल जाती है। ये उसके अलावा क्या देखने को मिलता है हमको, रेड रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ये हम आपको ये टेम्परिंग मेमोरी एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको रेड दिखेगी हमारी टेम्परिंग मेमोरी कंपेरेटिवली पहले जो नॉर्मल कंडीशन थे। ये उसका कारण यही है, ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है ये तरीके से ब्लड वेसल के आसपास वाले एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है। ये जानना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो दो साइड है अरे एक है एक्विनो साइन और एक होता है ब्राउन साइन, वो ज़्यादा जानना जरूरी है। एक्विनो साइन और एक तरीके होता है ब्राउन साइन। एक्विनो साइन में क्या होता है कि हम एक तरीके से हमने क्या किया, एक तरीके से ब्लॉक किया किसको, हमने गर्दन पे से इस तरीके से क्या किया, हमने ब्लड सप्लाई को ब्लॉक किया, ये इंटरकैरोटिड आर्टरी कंप्रेशन किया, जिसके कारण क्या रेड रिफ्लेक्स क्या बना गया, इस तरीके से पेल बन गया इस तरीके से। ये मतलब कि तरीके से रेड जो है एक तरीके से पेल में परिवर्तन हो जाएगा। तो नॉर्मल हम एटोस्कोप से देखेंगे तो हमको रेड दिखाई देगी टिम्पैनी में, लेकिन वो यदि हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेस कर दिया तो वो क्या दिखाई दे, ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि मैंने बताया था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ही होता है उसका सिस्टम जो होता है हमारे रेड दिखाई देने का, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कुछ ना कुछ एक तरीके सिस्टम तो चलेगा ही ना, ये ब्लड वेसल के आसपास के एरिया वाला सिस्टम है। अब ब्राउन साइन में क्या होता है, ब्राउन साइन में क्या होता है, हमको उसका क्या प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर बढ़ा देते हैं सिगल स्केपुलम की सहायता से, जिसके कारण क्या होता है हमारे क्या, जिसके कारण जैसे हमने सिगल स्केपुलम की सहायता से हमने क्या किया, हमने क्या किया उसके उसको प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमको क्या है हमको हमको क्या हुआ एक तरीके से वो ब्राउन जो रेड दिख रहा था वो ब्राउन में बदल गया। ये चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान पता होना चाहिए। ब्राउन साइन क्या होता है, प्रेशर कैनाल इंक्रीज किए जाते हैं तो उसमें क्या है कि तरीके से वो बन जाता है सही से, मतलब क्या कहते हैं सिगेल स्पेकुलम यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो गया, हमारा जो रेड है वो पेल में बदल गया, पेल भी कर देते हैं फिर जैसे ब्राउन में बदल गया इस तरीके से, तो उसे कहते हैं इस तरीके से ब्राउन रिफ्लेक्स।
तो ये इतनी एक्यूने में मतलब ये ध्यान रखना अपने, एक्यूने से ध्यान रखना एक मतलब हाथ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है, हाथ समझ में आ गया। ये कि हमने हाथ से ऐसे प्रेस कर दिया फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, ए से यह ध्यान देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेशन कर दिया तो हमने एक्यूने साइन है। और यदि ब्राउन साइन है तो इतने ब्राउन कलर आ गया, खाली ब्राउन कलर से कोई संबंध नहीं है उसका, ये चीज़ें। तो ब्राउन साइन का मतलब ये है कि इस तरीके से पैराशूट चेंज आ जाएगा उस तरीके से ये। अब इसको अपने हिसाब से याद रखना, मैं ट्रिक तो घर में एक आध ही ट्रिक है। फिर आते हैं हमारे राइजिंग सन साइन। राइजिंग सन यानी कि नीचे से सन निकल रहा है, लाल लाल वाला नीचे नीचे की साइड है, तो किसका टिपिकल होगा हमारे जुगलर वाले का, जुगलर ही तो होता है कि नीचे से निकलने वाला। तो राइजिंग सन साइन किसका रहता है हमारा, स्पेसिफिक रहता है किसको, जुगलर वाले को। जुगलर वाले वेरिएंट क्या नाम है, हम ग्लोमस जुगुलरे। ये रहता है, तो इसलिए मैं करा समझ गए दोनों चीज़ें समझ गए। राइजिंग यार क्या है, राइजिंग सन साइन। तो ये हमारे हो गए तरीके क्लिनिकल फीचर। यदि आधे बियो ट्यूमर है इस तरीके से लोकल लेवल में ही प्रेजेंट है, यदि वो स्प्रेड कर रहा है तब हमको अलग क्लिनिकल फीचर दिखेंगे, इनके कहते हैं स्प्रेड के कारण। ये यदि वो लेटरली स्प्रेड कर रहा है, लेटरली किस पे आ रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आ रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, हमको मिलेंगे ब्लीडिंग पॉलिप्स देखने को मिलेंगी, किस पे, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। ये यदि मीडियली स्प्रेड कर रहा है यानी कि तरीके से क्या इसमें जा रहा है, कोकलिया वाले एरिया में जा रहा है, ये तो हमको क्या देखने मिलेगा, डिजीनेस देखने मिलेगी, डिजीनेस वर्टाइगो, ये देखने को मिलेगा डिजीनेस वर्टाइगो, ये चीज़ देखने मिलेगी। और यदि सुपीरियर नर्व सिली जा रहा है तो हमको क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने को मिल जा सकती है सुपीरियरली। यदि इंफीरियरली जा रहा है, ठीक है, 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व है, इस तरीके से जुगुलर वेन होती है, उस वाले जो एरिया जो होता है उसको इन्वॉल्व कर सकता है इस तरीके से ये। और यदि ये एंटीरियरली जा रहा है तो क्या कर सकता है, इस तरीके से यूस्टेकिन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे सिस्टम चलते हैं, सारे के सारे हमने इसके पढ़ लिए, जो इस तरीके से क्या होता है हमारा सिस्टम इसका। ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और यदि असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी लिख रखा हो तो आपको असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी को बढ़ावा देना, मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए रेड रिफ्लेक्स वगैरह या कोई से रिफ्लेक्स में, यदि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रेड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी दे रखी हो, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो होती है वो मेन आर्टरी रहती है, देखिए सप्लाई करने वाली किसको, इस तरीके से जो हमारा जो इतनी ग्लोमस टिम्पेनस वगैरह वाला जो एरिया है इस तरीके उसको ये। तो इस प्रकार ये चीज़ें चलती हैं। और उसके अलावा जैसे पोस्टीरियर होते हैं तो पोस्ट मेस्टर्ड ईयर सेल पे भी इतनी इन्फेक्शन कर सकता है इस तरीके ये चीज़, मेस्टर्ड ईयर सेल का लिखानी मैंने, तो इस तरीके से स्प्रेड का चला होता है। ब्लीडिंग पॉलिस थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ज़्यादातर बता देते हैं। ये चीज़ हमें कोस्टिक न्यूरोमा में देखेंगे, उसमें भी ये चीज़ आएंगे, इंफीरियर 9 10 11 ऊपर सुपीरियर क्रेनियल पाल्सी वगैरह, क्रेनियल पाल्सी में 5th 6th वगैरह वाली आ जाती है ऊपर की तरफ, और नीचे आ जाती है 9 10 11 क्रेनियल। ये तरीके से क्रम का याद करने का सीक्वेंस है इसमें। और आगे के साथ यूस्टेकिन ट्यूब ब्लॉक होती है। उसके अलावा क्या होता है हमारा, ये किस प्रकार का ट्यूमर, पहले सिंपैथेटिक ट्यूमर, सिंपैथेटिक सिस्टम की तो बात करी नहीं, जिस तरीके क्या कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के आधार पर क्या मिलेगा, सिंपैथेटिक सिम्टम। सिंपैथेटिक सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, हेडेक हुआ, स्वेटिंग हुई, पाल्पिटेशन हुआ, ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा जैसे हमने फिजिकोसाइटोमा में बात करेंगे, वैसे ज़्यादातर इसमें कुछ फाइंडिंग रहती है, 10% रूल भी चलता है इसमें जाने का, रूल ऑफ 10 भी चलेगा। रूल ऑफ 10 क्या रहता है हमारा, 10% इस तरीके से फैमिलियल रहता है, 10% क्या कहते हैं सीक्रेट का कहते हैं कोर्ट कैटाकोला में सीक्रेट करते हैं, और 10% क्या रहता है हमारा मल्टीसेक्टरी रहता है, मतलब कुछ भी एक तरीके से खतरनाक वाली बात आएगी तो उसमें 10% लगाते हैं इस तरीके से, ये चीज़ है। फिर हम आते हैं इस तरीके से इसके डायग्नोसिस पे, कि हमने क्लिनिकल फीचर पढ़ ली, पैथोलॉजी पढ़ ली, कैसे डेवलप हो रहा है, इसके अलावा क्या क्या है डायग्नोसिस के बारे में।
इसे हिस्टोलॉजी बताया था थोड़ा सा मैं, हिस्टोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट हुई थी। हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोलॉजी में जो देखने को मिलेगा हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से ब्लड साइनोसॉइड देखने को मिलेंगे, जिसमें इस तरीके से ट्यूनिंग मीडिया प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे डायग्नोसिस पहले मैं हिस्टोलॉजी ले देता हूँ। हिस्टोलॉजी में क्या लगेगा, ब्लड साइनोसॉइड्स देखने को मिलेंगे विद एब्सेंट ट्यूनिका मीडिया, ये चीज़ है। और उसके अलावा इसमें जो साइन बिल्डअप होता है उसे कहते हैं लेन बेल पैटर्न अरेंजमेंट। बेल बेलोन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, जेल बेलोन मतलब गलती हुई है, जेल बेलन पैटर्न कहते हैं, जेल बेलन पैटर्न है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेल बेलन पैटर्न है। बस ये ब्लड साइनोसॉइड को याद रखें। तो हिस्टोलॉजी हम दोनों में सजेस्ट करेंगे, ऑगस्टिन न्यूरोमा भी करेंगे, क्योंकि ट्यूमर है तो थोड़ा बहुत पैथोलॉजी में हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन जॉब रहेगा हमारा इस तरीके से, आप CCT लिख सकते हैं, HRCT लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ जगह HRCT लिखा हुआ है। अब याद रखें CT स्कैन मेन है, मतलब CT स्कैन तो होना चाहिए, CT स्कैन है। उसमें क्या दिखेगा CT स्कैन में, तो CT स्कैन पे जो मिलेगा आपको पल्प साइन देखने को मिलेगा। CT स्कैन में क्या देखने को मिलेगा आपको, पल्प साइन देखने को मिलेगा, पेल्प साइन। पेल्प साइन क्या होता है हमारा इस तरीके से, उसमें क्या है हमको एक तरीके से उसमें क्या दिखता है, इस तरीके से जो हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और जो कहता है जुगुलर वाल वाला जो एरिया है उसके जो बीच में जो बोन है वो एब्सेंस मिलती है। तो बोन एब्सेंस बिटवीन किसके बीच में, जुगुलर वाल वाला एरिया, जुगुलर बल्ब एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये चाहिए HRCT। और उसके अलावा क्या कहते हैं, और HERCT और CECT कुछ भी होता है, ये चीज़ें। MRI में पूछ सकता है क्या क्या फाइंडिंग मिलती है। MRI का जो मेन उपयोग है इस तरीके से वो ये पता लगाने के लिए होता है कि क्रेनियल स्प्रेड हुआ है कि नहीं, इस तरीके से तो आइडेंटिफाई क्रेनियल स्प्रेड के लिए होता है इस तरीके से। तो उसमें इस तरीके से उसमें बोन वगैरह दिखेगी नहीं हमको, कुछ भी वैसे भी नहीं देती। तो उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा इस तरीके से, हमको सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, ये सॉल्ट एंड पेपर सॉफ्ट टिश्यू के लिए तो करते हैं हमारे। अब इसके बारे में चलो रेडियोलॉजी के लेक्चर सब्जेक्ट मैंने ली तो फिर बताऊंगा इसके बारे में, तो हमारा ये CCT वगैरह के बारे में ये चीज़ है। और फिर हम आते हैं लास्ट में एक तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में। मैं एंजियोग्राफी भी कर सकते, चौथा स्टेप लेते हैं, एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी ये ट्रीटमेंट ऑफ चार्ज रहता है। इसके लिए एम्बोलाइजेशन विद सर्जिकल एक्सीजन, क्या लेते हैं, एम्बोलाइजेशन करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे, किसका करेंगे ये ध्यान रखना, एम्बोलाइजेशन करेंगे हम असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी का, ये MCQ पूछ सकता है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, क्योंकि ये मेन आर्टरी होती है इस एरिया को इसको सप्लाई करने वाली। और हमको क्या करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे कितने में फिर 14 to 72 आवर्स हम वेट करेंगे, फिर बाद क्या करेंगे हम एक्सीजन करेंगे। वेट क्यों करेंगे, क्योंकि यदि इसमें एम्बोलाइजेशन यदि हो गया, इस तरीके से ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गई, तो उसका जो चिपकना हुआ है, एडेशन हुआ है इस तरीके से ब्लड वेसल वगैरह पे, इस तरीके से वो सारा चला जाएगा। तो यदि उसका इतने सारा यदि ब्लड वेसल वगैरह सप्लाई है वो इस तरीके से चली गई, तो इस तरीके से उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो मतलब इस तरीके से कोई एक जरूरत से ज़्यादा मजबूत चीज़ है उसको निकालना आसान मुश्किल रहता है, एक ढीली ढाली चीज़ को निकालना आसान रहता है, ये तो इस प्रकार ये चीज़ रहती है। ये इस प्रकार रहता है हमारा ग्लोमस ट्यूमर। ये तो अब बात करने वाले हैं अकोस्टिक न्यूरोमा की, इसके बाद तो मतलब जो चैप्टर टॉपिक तो हमारा हो गया, अकोस्टिक न्यूरोमा की बात करेंगे। अकोस्टिक न्यूरोमा में क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। मोस्ट कॉमन ये जो एरिया रहता है इस तरीके से अकोस्टिक वाले ये मसला लेना कि हिरंग वाले जो नर्व से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका ओरिजिन रहता है हमारा इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व भी सही है, मेन याद रखना वो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व।
इसका जो मेन सिम्टम होता है वो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व से जुड़ा हुआ नहीं है इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व का डिस्फंक्शन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आसपास के स्ट्रक्चर का जो कंप्रेशन करके जो सिम्टम क्रिएट करते हैं वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। ये तो इसमें आसपास के स्ट्रक्चर में, चलो मैं एक बार फिर दोबारा डायग्राम बनाया था। मैं कम से कम 5 बार डायग्राम बना चुका हूँ शायद, ये इतना ज़्यादा है। तो इसका मैं बताया था, उसमें था ना, हमने बेल्स बार बताया था। ये चीज़ से ये आती है हमारी, ये तरीके से फेशियल नर्व, उसके अलावा नर्व स्पीडियस दी आती है तरीके से। उसके अलावा क्या कहते हैं, कोक्लियर नर्व आती है, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, इंफीरियर वेस्टिबुलर, तो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर नर्व, फेशियल नर्व और नर्व इंटरपीरियस, मतलब इस तरीके से सेंसरी वाली ब्रांच रहती है तरीके से। जैसे सेवंथ क्रेनियल नर्व भी कहते थे प्रॉपर इस तरीके से, एंड इसको ऐसी बात नहीं है पे ये चीज़ है। तो इसमें आप बात करें, चलो जो भी जब भी हमारा इस तरीके से कम इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व्स में जब भी क्या है कि तरीके की ग्रोथ होगी, तो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है, ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल जो स्ट्रक्चर होगी वो कंप्रेस होगी, तो उसके आधार पर हमको सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। ये तो ये चीज़ है। इस प्रकार हमारे चार्ट होते हैं, कौन सी सेल ओरिजिन, सिचुआन सेल होती है ओरिजिन के नाम पे। हिस्टोलॉजी में हम बात करके चलो, चलो हिस्टोलॉजी यहाँ अभी पहले में चर्चा कर लेते, चलो वही चर्चा करेंगे। सिचुआन सेल से ओरिजिनेट होना है सिचुआन सेल। ये क्या कहते हैं कि सिम्टम की बात करेंगे, वो तो उसमें पैथोलॉजी का कुछ अब ऐसे ज़्यादा साइन वगैरह सिम्टम वगैरह तो एक्सप्लेन नहीं, क्लिनिकल फीचर एक्सप्लेन करने होगी। ये क्लिनिकल फीचर यदि लोकल वाला सिम्टम आ रहे हैं, लोकल, यदि लोकल लेवल पे ये प्रेजेंट है, इंटरनल ऑडिटरी क्या, लोकल मतलब क्या बोले, लोकल तो कुछ नहीं होता है इस तरीके से। ये इस तरीके से लोकलाइज्ड इंटरनल ऑडिटरी मेटस पे है इस तरीके से, ये ज़्यादा सही सिम्टम आएगा। इंटरनल ऑडिटरी मेटस पे है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो उनका इस तरीके से इन तीनों जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तीन का मतलब दो ही बचेंगे इस तरीके से, सेवंथ क्रेनियल नर्व और क्या कहते हैं, हाँ वेस्टिबुलर नर्व भी है अपने लेवल पे तो सिम्टम करेंगे। यदि वेस्टिबुलर नर्व का कंप्रेशन किया, वेस्टिबुलर कंप्रेशन, वेस्टिबुलर नर्व का कंप्रेशन किया तो क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिला इम्बैलेंस। सिंपल सी बात है, ये चीज़ इसमें को बता नहीं पाती, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा फॉर शॉर्ट टाइम। और शॉर्ट टाइम क्यों, क्योंकि कंपनसेट किया जाएगा जो दूसरी साइड वाला, कंपनसेटेड बाय अदर साइड, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है यूनिलेटरल है। ये जो है ईएनटी ऐसे जनरल पहली बार है जो कि इसमें चीज़ें कोई यूनिलेटरल ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू बायलेटरल के है ये चीज़ें। तो ये ईएनटी से बड़ी खास बात है। और चीज़ें ऐसी होती है कि बायलेटरल दूसरा वाला होता है वो कंपनसेशन भी बहुत ज़्यादा सही से करता है। जैसा हमने उसके लिए देखा था टोरिस साइन, और जो था एक तरीके से उसमें देखा था हमने कॉम्प्लिकेशन सीएसएम में, ये तो टोरिस साइन और उसके अलावा कोवेल साइन देखे थे। उसमें हमने नॉर्मल साइन में हमने हमने जो कंप्रेशन किया तभी हमको सिम्टम देखने को मिले थे। हाँ, तो देखिए हमने जब भी जो नॉर्मल किया, यदि डिजीज डेवलप हो रखी है तब भी हमको क्या है कि इस तरीके से हमें सिम्टम देखने को मिले ही मिले थे। जैसे टोबी एरे साइन हुआ या फिर कोवेल साइन देखे हमने, ये चीज़ें तो ऐसे ही आती है। कंपनसेशन बहुत ज़्यादा आसानी से या बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वेस्टिबुलर कंपनसेशन क्या इधर ये चीज़ है। कोक्लियर को इधर कंपेरिजन कर दिया, कोक्लियर नर्व तो इस तरीके से सेंसरी इंडो से किस प्रकार है रेट्रोकोक्लियर, ये चीज़ है ना, रेट्रोकोक्लियर वाले सिम्टम जितने भी है इतनी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है कोक्लियर रेट्रोकोक्लियर। तो रेट्रोकोक्लियर में जितने भी चाहे हुए, चाहे इस तरीके से हमारा जो मैंने पढ़े थे इस तरीके से जो भी था, अब मुझे भी ध्यान भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये चीज़ें उसमें था इस तरीके से, शायद मेरे ध्यान है स्पीच वाला था इस तरीके से, तो शायद स्पीच डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ है ना, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पूरा मिलता है उसमें, याद है ना। तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पूरा देखने मिलेगा। ये कोक्लियर था। और उसके अलावा जो लास्ट में आता है हमारा फेशियल नर्व के कारण, फेशियल नर्व में भी कौन सी ब्रांच एक तरीके से, ये सबसे नजदीक कौन है, ये नीचे वाला, नीचे वाले में भी सेंसरी वाला रूट या सबसे ज़्यादा होता है, सेंसरी रूट सबसे ज़्यादा होता है इस तरीके से अफेक्टेड, सेंसरी रूट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं हमको, क्या है कि एक तरीके से लॉस ऑफ सेंसेशन है ना, इन किसे कौन सा रीजन, कोएकुलर कोएनल रीजन नहीं, कोंकाल है था नहीं, कोंकल कोंका वाला रीजन जो होता है इस तरीके से उसमें देखने को मिलता है। कोंका वाला रीजन क्या होता है, कान जो होता है हमारा
उसमें ये तरीके से क्या था, ये हेलिक्स है, ये एंटी हेलिक्स में ये ट्रायंगल फोसा ये होता है, और नीचे की साइड क्या होता है, ट्रेगस के आगे हमारा यहाँ पे इस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी क्लास शुरू हो रही है, वो ऐसे हैं भाई, किसको कोयना कहते हैं, कोंका 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 जो होता है इस तरीके से, उससे जो एरिया होता है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है इस तरीके से, उसको दो नर्व सप्लाई करती है, हमें 10th ग्रेड नर्व और 7th ग्रेड नर्व, इसके बारे में चर्चा करी थी। आगे वाला एरिया ऑरिकुलर टेम्पोरल, पीछे वाला एरिया जो था वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व था, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से कोंका वाला रीजन जो होता है इस तरीके से, उसमें से सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है इस तरीके से, कोंका रीजन से। इसको क्या कहते हैं, इसको साइन जो होता है, इसको ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है, हिटजेल बर्गर साइन, ये हिटजेल बर्गर साइन है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसे। ये इसका हमारा होता है इस तरीके से लोकल वाला का, यदि इस पर स्प्रेड कर रहा है इस तरीके से, उसमें क्या कहेंगे, ऑन स्प्रेडिंग में बात करते हैं, स्प्रेड यदि कर रहा है ये, तो उससे भी बात रख रहा है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमन होती है इस तरीके से इन्वॉल्व करने वाली, फिफ्थ क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहती है। ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व में क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट सिम्टम जो देखने को मिलता है हमको, लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कोई ऑफरेंट दूसरी से जाएगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स वाला ये नहीं कि कौन सा लाइट मार ली कॉर्निया का, मतलब हाल इतना समझ जाते हैं, बता नहीं है, चलो इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर सिक्स्थ क्रेनियल भी इन्वॉल्व हो सकती है सेकंड में, तो सेकंड में तो क्या गया, एब्सेंट पॉलिसी देखने को मिलती है, या फिर सिक्स्थ क्रेनियल को मैं ज़्यादातर जगह डिप्लोपिया यूज़ कर दिया गया है, तो डिप्लोपिया है, ज़्यादा किसी का चक्कर पड़ना ही नहीं है। यदि लोअर पोल पे जैसे, तो ये तो अपर साइड रहती है, अपर पे, यदि लोअर पे तो क्या है, 9th 10th 11th क्रेनियल, जिसमें पता नहीं क्या सोच दिया क्या है तरीके से, डिस्फेरिया, उसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये देखने को मिलते हैं ये। उसके अलावा क्या मिल सकता है हमको, वो देखने को मिल सकता है इस तरीके से, कंप्रेशन देखने को मिल सकता है हमको, किसका, इस तरीके से जो ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, ये जाने का ना, कैन ब्रेन स्टेम कंप्रेशन भी सीन देख रहे होते हैं, ब्रेन स्टेम कंप्रेशन यदि बहुत ज़्यादा लेटरल है तो ये चाहिए। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, किसका, अकोस्टिक न्यूरोमा का। सिम्टम का देखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये न्यूरोफाइब्रोमाइल्जिया से 2 से जुड़ा हुआ है सिंड्रोम के नाम पे, ये सारे सिंड्रोम पता होना चाहिए। तो चाइल्ड वगैरह वाला चैप्टर दे रखा है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिंड्रोम वगैरह चर्चा करी है, जिसके बारे में ज़्यादातर मैं चर्चा करी है। तो हमने सारी चीज़ ध्यान रखना, कौन कौन से सिंड्रोम पढ़े थे हमने, बोन निप्पल सिंड्रोम था पढ़ा था, उसमें कौन सी डिजीज आ रही थी, ये चाहिए। उसके अलावा हमने थे अकोस्टिक न्यूरोमा के लिए पढ़ा, अकोस्टिक न्यूरोमा को उसके लिए पढ़ा था, जैसे हमने मेनियस डिजीज के लिए पढ़ा था इस तरीके से, वो निप्पल और क्या कहते हैं, वो निप्पल का बोल रहा हूँ मैं, तो ये चीज़। उसके अलावा क्या कहते हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए पढ़ा था मैंने, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑटोस्क्लेरोसिस के संग वाला सिस्टम था उसका ये। तो इस प्रकार हम सभी के नाम का थोड़े पता होने चाहिए इस तरीके से, हालांकि इसको रिवाइज कर लेंगे हम लास्ट में ये, तो फिर भी बहुत नाम पता देते हैं, वेंडर होवे सिंड्रोम है इसका नाम, वेंडर होवे सिंड्रोम, ये चीज़ है। और उसके अलावा मैंने शायद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में माइक्रोसिया एथ्रेसिया के लिए बताया था मैंने, क्या कहते हैं, ट्राइंगल वाला था, या मुझे नाम याद नहीं होते इनके, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा रिवाइज तो करेंगे सिंड्रोम को, और ऐसा ये चीज़ है ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इसका ये। न्यूरोफाइब्रोमाइल्जिया 2 के संग देखने को मिलता है, और ये चीज़ जानने का सिम्टम जो होता है वो क्रेनियल नर्व फिफ्थ के अर्लीस्ट होते हैं, ये चीज़ जानने के। ये कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, 4 से 40 से 60 के एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हमको स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, रेट्रोकोक्लियर जो लीजन है, जैसे कैसा रहता है, रेट्रोकोक्लियर लीजन है इस तरीके से, तो उसमें क्या करेगा, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर देखने को मिलता है ये। और सिम्टम जो होगा इस तरीके से वो पढ़ लेना इस तरीके से, जैसे बाकी तो या तो कोकली वाली लीजन के साथ रिक्रूटमेंट की बात करके चले, या इस तरीके से रोल ओवर फिनोमेना है इस तरीके से, वो किसमें देखने को मिलता है, रोल ओवर फिनोमेना वो इसमें देखने को मिलता है, तो वो रोल ओवर फिनोमेना भी इसमें देखने को मिलेगा ये। इस प्रकार आप कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, लीजन वगैरह कौन सा कहाँ हो रहा है, ये चीज़ है, ये जो ध्यान रखना, ये रेट्रोकोक्लियर लीजन है ये।
थ्रेशोल्ड टोन डिके भी आ जाती है, थ्रेशोल्ड टोन डिके भी थ्रेशोल्ड टोन डिके। थ्रेशोल्ड टोन डिके का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से काफ़ी बार बस थोड़ी देर फटीग बहुत जल्दी आ जाता है, बस सेम बात को सुनते सुनते ये चीज़ें SSRIR और इस तरीके से रिक्रूटमेंट वो जो होता है इस तरीके से किसके देखने को मिलता है, हमारे कोक्लियर पैथोलॉजी के लिए देखने को मिलता है ये। इस प्रकार हमारा ये जो एक तरीके से टेस्ट वगैरह हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ध्यान रखना इस तरीके से, इसमें दो चीज़ें होती है, अकोस्टिक ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे, ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो ये रहेगी हमारी एक तरीके से क्या, वो रहेगी हमारे जो बेरा रहेगा, बेरा बेरा में क्या देखने को मिलेगा, बेरा में ये पता होनी चाहिए, बेरा में हमको क्या देखने को मिलेगा, डिले इन कितनी वेव 5, बोले वेव 5 मान के चले कुछ भी दिखना जाए तो डिले फिले का क्या बात आ गई, तो उसमें वेव 5 पर कुछ भी दिख जाए तो वो एक तरीके से डिले इन वेव 5 वो है हमारा एक तरीके से ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है। कोई स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसके कारण हो सकता है कि कुछ हम बोल रहे हो समझ में भी नहीं आ रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है ये चीज़ें। वैसे ओवरऑल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है, तो ओवरऑल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहती है हमारे एक तरीके से एमआरआई। एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में क्या देखने को मिलता है, आइस क्रीम कॉन अपीयरेंस देखने को मिलती है, आइसक्रीम कॉन अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, पहले मैं हिस्टोलॉजी की बात कर लेता हूँ, मुझे जगह बची नहीं है। तो हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोलॉजी में देखने को मिलेगा एंटोनी ए और एंटोनी बी सेल देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, वेरकोइस बॉडी देखने को मिलती है, वेरकोई बॉडीज। एंटोनी भी तो हर जगह देखा था, एंटोनी भी होती है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट होती है, थोड़ी सी लूज रहती है तरीके से, मतलब लिखने की रहती है। तो ये चीज़ है, इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। मैनेजमेंट की बात अगर चलें, यदि मीडियम रेस का ट्यूमर है, मान के चले इधर से 1.5 फुट यदि RS की बात कर लूँ, यदि 30 से 1.5 से 3 सेंटीमीटर का है तो इसके लिए क्या कहते हैं गामा नाइफ से करके यूज कर लेते हैं। उसके लिए भी ये लागू हो सकता है, ये चीज़ दोनों चीज़ों के लिए लागू होता है, गामा नाइफ के यूज़ कर लेते हैं। और यदि 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम उसके देख लेते हैं सर्जरी करते हैं। सर्जरी कौन सी करते हैं ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, ये मतलब काफ़ी ऊपर लेवल की चीज़ है, हमारे मतलब की नहीं है। तो ये चीज़ है, तो उसमें सर्जरी करते हैं ये चीज़ें। छोटे मोटे लेवल पे हमको रेडियो थेरेपी भी दे सकते हैं इसको। ये तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन होगा, मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए सिम्टम के बारे में। फिफ्थ क्रिएट याद रखना मोस्ट कॉमन है, और ये तरीके लॉस ऑफ कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स इतना कॉमन है कि तरीके आपको सिम्टम में ही देखने को मिल जाएगा। ये इस प्रकार ये चीज़ है, माना जो सिम्टम है, एक तरीके से ये चैप्टर है वो काफ़ी हद तक ट्यूमर का वो खत्म हो गया, काफ़ी कम चैप्टर बचे हैं हमारे। तो ये चीज़ें आपको चीज़ें को याद करके चले, उतना जितनी जल्दी जल्दी याद करके चलेंगे उतना आसान होगा। और क्योंकि फिर रिवीजन भी करना है तो मैं भी भूलवा लेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये है कि थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम उतना ज़्यादा मिलेगा। ये कम से कम शुरुआत में प्राइमरी लेवल पर समझ लिए कॉन्सेप्ट को क्या क्या याद करना होता है। जैसे कोई भी चीज़ें होती है उसमें क्या याद करना होता है आपको, इस तरीके से उसकी पैथोलॉजी की कोई डिजीज में क्या बिल्ड हो रहा है, फिर ओवर भी पता होना चाहिए तो डिजीज में है क्या है, तो पर्टिकुलरली डिजीज डेवलप क्यों हो रही है, कॉज क्या हो है, इस तरीके से ये पता नहीं था। ट्यूमर के केस में तो कॉज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बस एसोसिएशन सिंड्रोम बोल देने होते हैं ये, जिसमें न्यूरोफाइब्रोमोटोसिस 2 बोला था उसमें अलावा जैसे उसमें उसके अलावा जो क्या बोलना होता है कि तरीके से क्या क्या सिम्टम आएगी, थोड़ा सा आप लॉजिक के हिसाब से लगाए जा सकते हैं। ये ट्यूमर है कि सबको जो अंदर की हिस्टोलॉजी होती है उसको भी बोलना होता है। जैसे ट्यूमर के कितना जैसे अभी तक मैंने काफ़ी सारे ट्यूमर एक्सप्लेन करे हैं आपको, मैं काफ़ी तो नहीं किया, मतलब हेमेटोलॉजी में एक्सप्लेन करी थी काफ़ी सारे ट्यूमर। तो ये तो क्लिनिकल फीचर पता होने चाहिए, कोई ट्रायड वगैरह हो कुछ वो पता होना चाहिए। और यदि आप थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह पे जा रहे हो तो मेडिसिन में पहुँचिए, ENT के बारे में पहुँचिए तो 4th सब्जेक्ट आ गई मेरे लेवल पे, तो आपको उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, स्टेप वगैरह कि सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी कैसे करेंगे। ये चीज़ें क्लिनिकल फीचर से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन सा क्या है क्या नहीं है। और जो रिलेटेड क्लासिफिकेशन को भी दे रखा हो, चाहे सिम्टम के आधार पर दे रखा हो या किसी तरीके से ट्रीटमेंट के आधार पर दे रखा हो, वो एक तरीके से याद करना है। चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे ही नहीं आपको, ये चीज़ है।
इस प्रकार इन सारी चीज़ों को आप फोकस करेंगे, इन चीज़ों और चीज़ों को पे खाली के बस मुझे यदि कोई भी टॉपिक उठाना है तो बस इन ये चीज़ें तो मजबूत करनी है। आपको किसी भी टॉपिक में ना तो दिक्कत आएगी और ना ही आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ है। तो इस प्रकार चलो वो आगे एक और लेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो अगला लेक्चर होगा बाद में, उसके बाद तब बातचीत करेंगे।